आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत के इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाला लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 9 मई को होने वाला है। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कुएं पर पुल्ली की जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न, किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की जानकारी उस टाइम पर नहीं थी। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नगरीय योजना। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित रहा है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलुआ। अगला प्रश्न है, गोदीबाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो गोदीबाड़ा ये गुजरात में दोस्तों, और गुजरात में लोथल ये भोगवा नदी पर। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो जो रोपड़ है वो दोस्तों पंजाब में स्थित है, बाकी सब हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो जो सैंधव सभ्यता का समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र दोस्तों ये लोथल, ये भी गुजरात में। अगला प्रश्न, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया? तो ये भी कालीबंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है? यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी की जो लिपि है दोस्तों वो उसमें मोहरों से प्राप्त होती है उनकी जानकारी जो। अगला है, ये कुछ राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान जीके के। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कुचिमनी ख्याल। अगला प्रश्न है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया? तो उसका जो केंद्र रखा था वो एरिनपुरा में रखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? तो जिसका सही आंसर है दोस्तों ऋषि दत्त मेहता जी ने यह साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। अगले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों छांदोंग उपनिषद। अगला प्रश्न, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो कौन सी थी? तो वो हो जाएगी विदवत। अगला है, तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्न में से किस उपनिषद से आता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों बृहदारण्यक जो उपनिषद है उससे आता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? तो जो शतपथ ब्राह्मण है जो उनकी कथा में जल प्लावन का कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से किस एक देवता परक हैं? तो वो दोस्तों सोम से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता था, जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो सभा थी उसको नरिस्ता कहा जाता था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इस पे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांत का हिस्सा नहीं है। तो जो आगम है दोस्तों वो वेदांत का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि जो राजाओं को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। जो ऋग्वेद में दोस्तों राजाओं को जो भूमि का मालिक नहीं समझा जाता, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे, देवीतमे, यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पिछले बार भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं की गई है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता है। तो वरुण देवता थे, उनको जल देवता माना जाता था। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है। तो ये दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। ये अथर्ववेद में ऐसा लिखा हुआ है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है। तो पुराण इसका सही आंसर हो जाएगा। पुराण ग्रंथ वेदों और श्रुतियों के अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अगन्या, अगन्या मतलब कि दोस्तों न मारे जाने वाला पशु, तो वो दोस्तों हो जाएगा गाय। निम्न में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया। तो जो इंद्र है ऋग्वेद में उनको पुरंदर के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई। तो अद्वैत काल की जो अनुभूति दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किस टॉपिक पर आपको और क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं और इससे संबंधित लैब असिस्टेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता मापन किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा में आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमेजन। अमेजन कहाँ पर है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो ये हो जाएगी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो वर्कला बीच है दोस्तों केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है। तो जो विजय केलकर समिति है दोस्तों वो भारत में गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, फिलीपींस की मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों पेसो। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शॉट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल एवं सेवा कर से संबंधित है। तो जो जीएसटी है दोस्तों, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो 101वां संविधान संशोधन था 2016 में आया था, उससे संबंधित है।
अगला प्रश्न है एवरी वोट काउंट्स किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर नवीन चावला। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर किसके द्वारा बनाई गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है वार निर्माण युग किससे संबंधित है? तो ये वारी निर्माण ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध संघों के आचरण के नियम का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध संघों के आचरणों के नियमों का संकलन मिलता है। अगला प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे पास दोस्तों एडिटिंग करने का थोड़ा टाइम नहीं था तो मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए। अभी एग्ज़ाम भी जल्दी पास में है तो इन्हीं को देख के जाएं और अच्छे से पेपर सॉल्व करके आना है। निम्न में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? तो बौद्ध परंपरा में मैत्रेय जी को भावी बुद्ध कहा गया है। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ये लगा लो इम्पोर्टेंट। सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से। अगला प्रश्न है भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। भगवती सम्रादित्य कथा और भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभ देव जी और 24वें थे महावीर स्वामी और 23वें पूछे तो पार्श्वनाथ जी। अगला श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्त्री तीर्थंकर हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मल्लीनाथ जी है, ये एक स्त्री तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो थी दोस्तों ऋजुपालिका नदी। अगला शाद्वार किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों जैन धर्म। देखो 3 हो गए, वो तीनों याद रखना दोस्तों जैन धर्म वाले। एक तो शाहवाद हो गया, ऊपर 2 निकले थे अभी अपने, एक भगवती सूत्र और एक सम्रादित्य की कथा। तीनों का संबंध किससे? जैन धर्म से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि सत्य बहुत जटिल होता है और इसमें अनेक पहलू होते हैं? तो अनेकांतवाद है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो दोस्तों सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है और श्रद्धा है। सम्यक कार्य है वो त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो जो इसका सही आंसर दोस्तों कुशीनगर में। दोस्तों इसमें मैंने आपके भारत इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों, ये और ये वाला दोनों कंफ्यूज करने वाले। देखो बौद्ध ग्रंथ के पूछे तो ये अंगुत्तर निकाय और यही जैन धर्म का पूछेगा तो भगवती सूत्र। आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था भगवती सूत्र का इसमें जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो महाजनपद
महाजनपद की राजधानी थी, तो वो थी चंपा। अगला प्रश्न है, उत्तर अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो उत्तर अवंती महाजनपद था वो दोस्तों, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। अगला प्रश्न है, लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी क्या ही थी? तो जो लिच्छवी साम्राज्य था उसकी थी वैशाली। अगला प्रश्न है, काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो काशी की दोस्तों वाराणसी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था? तो ब्रह्मदत्त दोस्तों काशी के शासक थे। महाजनपद काल में कौशल की राजधानी, तो कौशल की राजधानी सावस थी। कौशल की राजधानी हो जाएगी दोस्तों सावस थी। किस शासक ने 16 महाजनपदों में से एक अंग पर कब्जा कर लिया और मगध साम्राज्य में शामिल किया? तो ये दोस्तों बिंबिसार हो जाएंगे। अगला प्रश्न अपना, प्रसेनजित किस महाजनपद का शासक था? तो प्रसेनजित दोस्तों कौशल का शासक था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो जो सूरसेन की राजधानी थी दोस्तों वो थी मथुरा। अगला प्रश्न, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मल्ल की थी दोस्तों कुशीनगर और पावा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों आइजिग्लांस है वो पादप उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन की बैटरी निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुखतः किया जाता है? तो आपको पता होगा कि लिथियम का मोबाइल की बैटरी में यूज होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस देश से सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो जो ग्रेट ब्रिटेन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिसाइल नोवेटर KS-172 ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल से संबंधित और भी ऐसे नाम है जो दोस्तों शायद आपने देखे नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे, तो मैंने उस पर भी शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं। खेल कौन से कब से कौन सा खेल संबंधित है, कौन से खिलाड़ी किसका जो नाम है उपनाम क्या है, कौन से किसकी बुक्स जो हैं वो फेमस हैं, तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उबर कप के खिलाड़ियों उबर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो इसमें बैडमिंटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उपस्थित नहीं था? तो फ्रेडरिक इबर्ट था वो पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित नहीं था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला अपना, यूनानी विवरणों में अधोलिखित में किसको सेड्रोकोट्स नाम से नाम दिया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था ये भी सेड्रोकोट्स का नाम। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आए? तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में कि अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह था? तो वो था दोस्तों तक्षशिला और उज्जैनी, दोनों दिया था, तो ए और बी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजाओं को मंत्रियों से परामर्श लेनी चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? तो जो कौटिल्य, इनको चाणक्य भी कहते हैं दोस्तों। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित हैं, उनके गुरु भी हैं, उन्होंने इनको शिक्षा दी थी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होते हैं। जो कलिंग युद्ध हुआ उसका विवरण शिलालेख
13 से होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अगर जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले 2 दिन में ऐड किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या क्या है? तो इस अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो ये दोस्तों चाणक्य या कौटिल्य भी हो सकते हैं। तो ये किससे संबंधित थी? राज्य एवं शासन नीतियों के नीति ग्रंथ था ये। सांची का अगला प्रश्न अपना, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप दोस्तों अशोक ने बनाया था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीता अध्यक्ष का संबंध किस विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है? सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों कृषि। ऐसे भी याद रख सकते हो कि सीता जी का जन्म मतलब ऐसा माना जाता है कि जनक जी जब खेत जोत रहे थे तो उसी से उनका जन्म हुआ था, वहाँ से कुछ उनको मिला था। तो कृषि से इनका संबंध है। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष किसको कहा जाता है? जो टकसाल का अध्यक्ष होता था उसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो जो दक्षिण का जो हिस्सा था वो तमिलनाडु था, जो अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य युग में पोतवाद्य किस विभाग का प्रमुख था? तो जो तोलमाप विभाग था उसके अध्यक्ष को पोतवाध्यक्ष कहते थे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं? तो जो बाबरू लघु शिलालेख है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो ये शिलालेख 12 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम है। ये भी लगा लो इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न अपना, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए? तो ये नचना कुठार मंदिर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक नहीं था? तो रामगुप्त था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त था। जो देवगुप्त था वो गुप्त शासक नहीं था। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया? तो जो समुद्रगुप्त था उसको लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त साम्राज्य शुरू करने का श्रेय दोस्तों चंद्रगुप्त को दिया जाता है। श्रीगुप्त से 275 से 280 ईस्वी में दोस्तों। तो अगला प्रश्न है अपना, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक? तो हरिशेन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो इस पे स्टार। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन? तो हरिशेन। अगला प्रश्न एक ये भी लगाओ स्टार, निम्नलिखित में से किसे ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो जो डॉक्टर V.A. स्मिथ थे उन्होंने भारत का जो नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ये समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न अपना, निम्नांकित में से किस राजा को देवराज नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें से जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनको देवराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो जो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये एरण से प्राप्त हुआ।
अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया? तो जो वाकाटक थे उस राजवंश के साथ जो किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो चांदी की मुद्राएं सर्वप्रथम जारी करने वाले थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ये भारत में आया था। और ये अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? तो भीतरी वाला जो उल्लेख अभिलेख है दोस्तों, उसमें इसके बारे में जानकारी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी हो जाएगी दोस्तों बनास, और अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो वो चंबल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, चित्तौड़ में है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कोटा में है कि या चित्तौड़ में, तो कोटा ही लगा के आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों चित्तौड़ में है। अगला प्रश्न है, एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब एरिडीसोल्स जो मिट्टी है वो कौन से जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो अपने पश्चिमी जो शुष्क है उधर एरिडीसोल मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा दोस्तों अपने जयपुर में उदयपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, बांसवाड़ा में नहीं है, सिरोही में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पर सोम, माही, जाखम तीनों मिलती है तो उसको बेणेश्वर धाम बोला जाता है, जो नवा टपरा गांव और डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? ये बूंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी मई चल रहे हैं और एग्जाम भी मई में है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन फिर से छप जाए। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, मतलब विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो वातापी चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी? तो जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे उनकी जो उपाधि थी विचित्र चित्त थी। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? तो विजयालय जो चोल वंश था उन इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विजयालय। अगला, निम्नलिखित में किस चोल शासक की उपाधि गंगेकोंड थी? तो जो राजेंद्र प्रथम हैं उनकी जो उपाधि थी वो गंगेकोंड थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा? तो इसका सही आंसर राजेंद्र प्रथम, क्योंकि अभी देखो ये उपाधि भी इनको ही दी थी राजेंद्र प्रथम को, तो इसका सही आंसर भी राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? तो इन्होंने महिपाल प्रथम को पराजित किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो जो चोल राष्ट्रकूटों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी अच्छे क्वेश्चन इस पर ऐड करने वाले हैं हम।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंका को किसने जीता था? तो राजेंद्र चोल ने लंका को जीता था। अगला प्रश्न है, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत से के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो जो राजेंद्र द्वितीय था वो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मंडलम, कोट्टम, नाडु। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव वंश का अंतिम शासक? तो जो अपराजित है वो दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? तो जो चालुक्य वंश था उसमें महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। तो इसका जो आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों को का युग माना जाता है? तो ये चोल वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र? तो जो इसका सही आंसर दोस्तों कांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? तो उर है दोस्तों सामान्य जो ग्राम सभा थी उसको चोल राजाओं के शासनकाल में उर के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जामिनर, तो ये लगाओ इम्पोर्टेंट। उर क्या है? तो सामान्य ग्राम सभा। चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसको बोलते थे नगरम। अगला प्रश्न, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह? तो चोल जो शासक थे दोस्तों उनका चिन्ह था वो बाघ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बाघ। अगला प्रश्न है, ये कुछ राजस्थान जीके के बीच बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी ऐड कर रखे हैं दोस्तों। तो कुछ वन्य अभ्यारण्य दे रखे थे और जिला दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो पहचानना है। तो देखो शेरगढ़ दोस्तों ये सिरोही में नहीं है, पहले में पता चल गया, ये 12 में स्थित है जिसको कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, तो अपन आगे देखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? तो ये दोस्तों भीलवाड़ा से हो जाएगा। अगला अपना, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए? तो इसका भी सही आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है ये कि कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं जो अवरोही क्रम बताना है इसका। ये सारी अरावली की चोटियाँ हैं। तो देखो सबसे पहले गुरु शिखर रहती हैं, गुरु शिखर इसमें दे नहीं रखा तो इसमें दे रखा है शेर, तो बाकी किसी में दे ही नहीं रखा तो सबसे बड़ी शेर ही है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है अपने को। उसके बाद देलवाड़ा, जरका और अचलगढ़, तो ये जरगा है दोस्तों वो हो जाएगी उदयपुर में अपने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो ये हो जाएगी दोस्तों बनास। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया अपना। अगला, संत कवि अलवारों के आराध्य देव? अलवारों के जो आराध्य देव थे वो विष्णु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो उत्तरी भारत में दोस्तों रामानंद जी थे, वो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। वो किस काल में? उत्तरी काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? जो कृष्ण के उपासक नहीं थे वो थे रामानंद जी। देखो मीराबाई कृष्ण की भक्ति में थे, वल्लभाचार्य थे, सूरदास जी थे, तो रामानंद जी इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सिर्फ राम से थे। अगला प्रश्न, भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद रामानुजाचार्य का संबंध था? ये थे दोस्तों श्री संप्रदाय से। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण संप्रदाय में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो रामानुज है वो दोस्तों वैष्णव संप्रदाय में
से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस मत के प्रवर्तक थे? ये मत वाला कंफ्यूज करते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अद्वैतवाद। शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से। और अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? तो ये वरकरी संप्रदाय है दोस्तों पंढरपुर में स्थित। अगला प्रश्न है अपना, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसको छोड़ देते हैं अपन। अगला, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? इन्होंने संसार को दुखपूर्ण बताया था। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अलवार भक्ति परंपरा में स्त्री भक्त का नाम क्या था? ये लगाओ इम्पोर्टेंट, इसको आंडाल बोला जाता। अगला, सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता था? तो जो सूफी संत के जो निवास स्थान थे उनको खानकाह कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ये भी देखो इम्पोर्टेंट है, ये निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है अपना, बीजक, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बीजक किसकी रचना है? तो ये कबीर की, संत कबीर की। अगला प्रश्न है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो सूफी जो अनुयायी थे उनको मुरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो जो शेख अब्दुल जिलानी थे वो इससे संबंधित नहीं है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये आपको बताएं दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सूफी संत? तो वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये राजस्थान जीके के बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1931 को मारवाड़ के शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर दोस्तों मालदेव बना था। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो उसका जो संस्थापक था दोस्तों सामंत सिंह था। अगला प्रश्न अपना, परमवीर चक्र को से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो जो पीरू सिंह है वो प्रथम राजस्थानी थे जो परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। 1857 में आवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा, तो जोधपुर के जो महाराजा थे वो दोस्तों तख्त सिंह थे। अगला प्रश्न, 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ मिला? तो ये दोस्तों बेराट जयपुर में मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? तो लालदास जी हैं वो दोस्तों मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों बाबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शाहजहां के उत्तराधिकार युद्ध में अंतिम रूप से जीत हासिल की? तो ये दोस्तों औरंगजेब ने की थी। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बाबरनामा से भी जाना जाता है। अब थोड़ा फास्ट रिवीजन टाइप भी करेंगे, फटाफट सॉल्व अपन, ताकि आपको भी बोरिंग जैसा न लगे। फटाफट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो उसने 5 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न अपना, हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? तो हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। हुमायूं को किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हराया था? तो जो चौसा का युद्ध था दोस्तों, उसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। अगला प्रश्न अपना, शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण किया? तो ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में स्थित है।
अगला प्रश्न है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और किस टॉपिक पे आपको इम्पोर्टेंट और एमसीक्यूज चाहिए वो मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि मैं उस पर और वीडियो बना के आप तक अच्छे क्वेश्चन भेज दूंगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो जो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल का क्या योगदान था? जो टोडरमल थे दोस्तों वो कौन थे? वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? फतेहपुर, तो ये दरवाजा दोस्तों अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अगला प्रश्न अपना, जहांगीर ने किसे न्याय की मंजीर लगाई थी? मतलब कहाँ पर लगाई थी? तो ये आगरा में लगाई थी। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था, वो इनके प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो 1857 के जो केंद्र नहीं था वो रोहतक। 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल बादशाह थे। अगला प्रश्न अपना, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित हैं? तो इनका संबंध दोस्तों इलाहाबाद से हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न अपना, 1857 विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला, 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों इसका जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। अगला प्रश्न, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया? तो ये सबको पता होगा, मंगल पांडे। अगला प्रश्न, है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में के विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित थे कौन सी जो इन्फेंट्री थी उससे थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? तो ये लखनऊ शहर से किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया? तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने सबसे पहले बलिदान दिया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहेब थे, उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से? कानपुर से। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किसने आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो आपको पता होगा दोस्तों भगत सिंह जी नहीं थे उस टाइम पे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री दोस्तों लॉर्ड पामस्टर्न था। अगला प्रश्न, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था? तो इनका जो मूल नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग। अगला, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो जो नामधारी सिख थे उन्होंने ये विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मेजर विसेंट आयर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो जो वी डी सावरकर थे उन्होंने ये संज्ञा दी थी।
लास्ट 2 स्लाइड और बची हैं दोस्तों। अगला प्रश्न अपना, भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों ब्रह्म समाज से संबंधित है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो नरेंद्र दत्त। और नरेंद्र दत्त कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका जो सही आंसर दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहित, ये लगाओ इम्पोर्टेंट दोस्त, ये थे दोस्तों उपनाम गोपाल हरि देशमुख। सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया। तो उसमें जो न्यूनतम आयु निर्धारित की थी दोस्तों वो 12 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नंदलाल बोस थे वो प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता थे। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के राजस्थान के संस्थापक कौन थे? तो एनी बिसेंट मद्रास हिंदू एसोसिएशन की संस्थापक थी। निम्नलिखित में से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? तो जो शाह अब्दुल अजीज थे वो इससे जुड़े नहीं थे। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो स्टार मार्क। वेदों की ओर लौट चलो, ये किस धर्म सुधारक का नारा है? तो ये दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज में से संबंधित थे? तो आर्य समाज से संबंधित दोस्तों पंडित गुरुदत्त थे। अगला, इसके बाद दोस्तों एक और स्लाइड बची है, फिर अपना आज का वीडियो पूरा हो जाएगा। भारत के वयोवृद्ध नेता यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? इसे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया? तो चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने इसका सामना नहीं किया। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जो जॉर्ज यूले थे, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे वो। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये 1929 में बने थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 के प्रथम पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी थी? तो ये दोस्तों लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी जहां 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों त्रिपुरी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। तो ये दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा, इसका सही आंसर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का ये अंतिम स्लाइड बचा है अपने पास में। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं थे? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कभी भी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगला, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो फैजपुर था, उस अधिवेशन में इन्होंने अपनी कृषि नीति की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि ये भी दादा भाई नौरोजी को दी थी। अगला प्रश्न है, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें ये नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार
में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा फहराया था? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सूर्य सेन ने ये तिरंगा फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय त्रिदिव चौधरी ने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन 1940। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह ने किया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? तो जिसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। 17वें का अपना ये जो लास्ट प्रश्न है उसका आंसर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो और अगर और भी लेबर सिस्टम से संबंधित, जियोग्राफी के या फिर राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉपिक आपको लग रहा हो कि उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं उस पर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा। अभी 2 ही दिन बचे हैं बीच में, तो आप जितना जल्दी हो सके ये इसको रिकवर कर लो। ये पूरे भारत के इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सब इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो आप पूरा वीडियो आराम से देखिए और अच्छे से तैयारी करिए। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हाँ, एग्ज़ाम में खासकर ध्यान रखना कि शांत रहना, कैसा भी पेपर आओ मन को थोड़ा शांत रखना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि जो भी हड़बड़ी में ही सारी गड़बड़ी होती है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।